बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को पढ़ा था। उसके कुछ हमने स्टार्ट लिया था, तो उसका हमने प्रोसीजर देखा था। तो आज हम देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं हमारे पास। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी चॉइस किस पे डिपेंड होती है, वो किस पे आपके डिपेंड कर रहे होते हैं। वो आपका वेल्ड मटेरियल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, किस मटेरियल को आपने वेल्ड करना है, वेल्डिंग पोजीशन आपकी क्या है, और फिर आपके पास वेल्डिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए जब आपके पास वेल्ड obtain हो जाए। तो ये तीन चीज़ें देख के आप लोग इलेक्ट्रोड की चॉइस करते हो। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बेयर इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं या कोटेड इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। अब बेयर इलेक्ट्रोड कौन से हो सकते हैं? बेयर इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें फ्लक्स की कोटिंग नहीं की होती उन्होंने। मतलब कि जैसे कि अब बेयर का लफ्ज़ी मतलब है नेक्ड, मतलब नंगा नंगा इलेक्ट्रोड। अब उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं है। सिमिलरली जो कोटेड इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या हैं? वो ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके पास जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की जाती है। अब वो कहते हैं द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोड कोर इज जनरली सिमिलर एंड समटाइम आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द बेस मेटल। अब वो कहते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन है वो हमारे पास मोस्टली वही होती है जो आपके पास बेस मेटल होती है जिसको आपने वेल्ड करना होता है। But even though a number of feasible options exist, a slight difference in alloy composition can strongly impact the properties of resulting weld. अब वो कहता है कि आप ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो मेटल यूज़ कर रहे हैं बेस मेटल जिसको आपने वेल्ड करना है सेम वही आपके पास इलेक्ट्रोड हो। वो कहता है आपकी इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब डिफरेंट किस तरह हो सकती हैं? वो कहते हैं डिफरेंट इस तरह हो सकती हैं कि उसका जो अलॉय कंपोजिशन है आपका इलेक्ट्रोड का वो डिफरेंट हो सकता है, या आपका पेरेंट मेटल का डिफरेंट हो सकता है जिसको आपने वेल्ड करना है। इसी तरह इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंपोजिशन सिमिलर टू दोज ऑफ द बेस मटेरियल्स आर ऑफन यूज्ड फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। अब उसने यहाँ पे बात क्लियर कर दी कि जो आपके पास ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि सेम होते हैं जैसे कि आपके पास बेस मेटल होती है, वो किन के लिए यूज़ होते हैं? जो आपके पास नॉन फेरस मेटल्स होती हैं। अब वो कौन से होते हैं? नॉन फेरस जो होते हैं वो आपके पास कॉपर हो सकती है या एल्यूमिनियम हो सकता है। इसी तरह समटाइम इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ इलेक्ट्रोड विद द कोर मटेरियल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द बेस मटेरियल। अब वो कहते हैं कि हम कभी कभी अपना जो आपका इलेक्ट्रोड का मटेरियल है वो टोटली बेस मटेरियल से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स आर समटाइम यूज्ड टू वेल्ड टू पीस ऑफ कार्बन स्टील। अब देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील टोटली डिफरेंट है। तो कहते हैं कि ये इस तरह डिफरेंट हो सकती हैं एंड आर ऑफन यूटिलाइज टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील वर्क पीस विद कार्बन स्टील वर्क पीस। सिमिलरली वो कहता है कि अगर आप स्टेनलेस स्टील वर्क पीस हो सकता है तो उसको आप क्या कर सकते हो? कार्बन स्टील वर्क पीस मीन कि उसका इलेक्ट्रोड आप यूज़ करके इनको वाइस वर्सा इसमें आप कह सकते हैं कि टेक्निक यूज़ करके ये दोनों डिफरेंटली मेटल्स को, एक को इलेक्ट्रोड और एक को आप एज बेस मेटल यूज़ कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो कोटेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं या उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द इलेक्ट्रोड इज कोटेड इन अ मेटल मिक्सचर कॉल्ड द फ्लक्स। वही जो मैंने आपको पहले बात बताई थी शुरू में कि इसके ऊपर आपके पास फ्लक्स की कोटिंग की होती है विच गिव्स ऑफ गैसेज एज इट डिकम्पोजेज टू प्रिवेंट। अब उसमें फ्लक्स क्या कम, अब फ्लक्स हम जनरेट क्यों करते हैं? फ्लक्स का फ़ायदा क्या है? अब बार बार हम कह रहे हैं कि हम फ्लक्स की कोटिंग कर देते हैं, एक नॉन कोटेड होते हैं। तो ये जो कोटेड होते हैं तो फ्लक्स होता क्या है बेसिकली? वो कहते हैं ये जो फ्लक्स होता है ये गैसेज को प्रिवेंट करता है। कौन सी गैसेस? जो कि वेल्डिंग करते हुए जनरेट होती हैं। अब वेल्ड कॉन्टामिनेशन को इसको प्रिवेंट करते हैं कि वेल्डिंग के अंदर बैरूनी जो आपके पास ज़रात हैं वो ना आए इसमें। इंट्रोड्यूसेस डीऑक्सीडाइजर्स टू प्योरीफाई द वेल्ड। इसमें क्या होते हैं? डीऑक्सीडाइजर्स होते हैं ताकि वो आपके ऑक्सीजन जो है आपकी एटमॉस्फेयर के उसके साथ कंबाइन होकर कोई ऑक्साइड्स या नाइट्राइड्स ना बनाएं। सिमिलरली इम्प्रूव्स द आर्क स्टेबिलिटी। आपके पास जो आर्क है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? जब इसके ऊपर एक्सटर्नल मीन एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ही कम होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे कहते हैं प्रोवाइड्स अलाउइंग एलिमेंट टू इम्प्रूव द वेल्ड क्वालिटी।
अब वो कहता है कि जो आपका अलॉय का एलिमेंट है, जो नीचे आप जिसको वेल्ड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को ये बढ़ा देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। ये इसके पास अगर आप कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बेनिफिट्स हैं। अब वो कहता है इलेक्ट्रोड कोटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोड कोटिंग कैन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इंक्लूडिंग रुटाइल, कैल्शियम फ्लोराइड, सेलुलोज एंड आयरन पाउडर। अब यहाँ पे उसने कुछ आपको स्पेसिफिक कह सकते हैं आपके केमिकल्स के नाम बताए हैं कि ये आपके कोटिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। अब वो हर को एक को अलग अलग डिफाइन करते हैं। अब कहते हैं जो रुटाइल होता है आपके पास इलेक्ट्रोड, उसमें उसने कंपोजिशन दे दी है कि इसमें क्या होता है 25 to 45% आपका टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, TiO2 मीन टाइटेनियम ऑक्साइड। अब कहते हैं हमारे पास जो कि करेक्टराइज्ड बाय द ईज ऑफ यूज एंड गुड अपीयरेंस ऑफ द रिजल्टिंग वेल्ड। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि आप टाइटेनियम ऑक्साइड को जब यूज़ करेंगे तो आपकी जो वेल्डिंग आएगी उसकी पेरेंट्स अच्छी होगी आपके पास, और यूज़ करने में आसानी होगी आपको वो इलेक्ट्रोड। हाउएवर दे क्रिएट वेल्ड विद हाई हाइड्रोजन कंटेंट इनकरेजिंग इम्ब्रिटलमेंट एंड क्रैकिंग। अब वो कहते हैं इसका एक नुकसान ये है, जहाँ पे इसका फ़ायदा है वहाँ पे इसका नुकसान ये है कि ये आपके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के कंटेंट वहाँ पे जनरेट कर देते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है कि वो मटेरियल के अंदर क्रैकिंग या इम्ब्रिटलमेंट प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। आगे आता है आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड का होते हैं, समटाइम नोन एज द बेसिक और द लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको आप कह सकते हैं। दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वेल्ड बट विद द कोर्स एंड कन्वेक्स शेप जॉइंट सरफेस। अब ये स्पेसिफिक उसने बता दी है कि इसकी सरफेस जो, जब आप कैल्शियम फ्लोराइड का इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तो ये किस तरह की सरफेस जनरेट करेगा, ये कोर्स एंड कन्वेक्स शेप जॉइंट जो आपके होंगे वहाँ पे ये यूटिलाइज होगा। सिमिलरली उसने आपको पास सेलुलोज का भी बता दिया कि स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद रुटाइल प्रोवाइड डीप वेल्ड पेनिट्रेशन। वो कहते हैं कि सेलुलोज को जब आप रुटाइल के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आप जहाँ पे डीप पेनिट्रेशन की वेल्डिंग आपने करनी होती है वहाँ पे ये यूटिलाइज होता है। बट बिकॉज ऑफ देयर हाई मॉइस्चर कंटेंट स्पेशल प्रोड्यूसर्स मस्ट बी यूज टू प्रिवेंट एक्सेसिव रिस्क ऑफ क्रैकिंग। कहते हैं कि जब इसमें हाई कंटेंट मॉइस्चर के आ जाते हैं तो इसमें क्रैकिंग जो है वो ज़्यादा डोमिनेंटली होना शुरू हो जाती है। फाइनली आयरन पाउडर जो आपके पास होते हैं इस कॉमन कोटिंग एडिटिव एज इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोड समटाइम एज मच एज डबलिंग द यील्ड। वो कहते हैं कि ये आपके इलेक्ट्रोड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि ये डबल एक सिंगल इलेक्ट्रोड जहाँ पे काम करते हैं सेम इसकी अगर आप कोई और इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं और वो सिंगल जितनी प्रोडक्टिविटी दे उसकी दो इलेक्ट्रोड जितनी प्रोडक्टिविटी देंगे इसका सिंगल उतनी प्रोडक्टिविटी देते हैं, तो मीन कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब वो कहता है कि हमारे पास फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड फ्लक्स कवरिंग क्या क्या होते हैं। डीऑक्सीडेशन उसने बताया था एक फिनोमेना कि ये उसका एक फंक्शन है। आगे उसने बताया है कि आर्क स्टेबलाइजेशन, और फिर उसने बताया था कि मेटल एडिशन। अब डीऑक्सीडेशन से क्या मुराद है, ये मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझाया था कि जो आपके पास एयर में ऑक्साइड जनरेट होते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है प्रोवाइड्स डीऑक्सीडाइजर एंड फ्लक्सिंग एजेंट टू डीऑक्साइड एंड क्लियंस द वेल्ड मेटल। द सॉलिड स्लैग आल्सो प्रोटेक्ट द वेल्ड मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। वही बात है कि ऑक्साइड्स को कैसे प्रिवेंट करेगा, ये डीऑक्साइडर्स जनरेट करके, ये डीऑक्साइडर्स प्रोवाइड करके। डीऑक्साइडर्स क्या करेंगे, ऑक्साइड्स की जनरेशन को प्रिवेंट करेंगे और इस तरह मेटल आपकी ऑक्साइड्स नहीं फॉर्म करेगी, तो वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी स्लैग की, जो कि इजीली देन में रिमूव की जाती है। फिर आता है आपके पास आर्क स्टेबलाइजेशन। प्रोवाइड आर्क स्टेबलाइजर्स which are compounds such as potassium oxalate and lithium carbonate. They radially decompose into ions in an arc which increase the electrical conductivity. अब वो कहता है जो हमारे पास आर्क स्टेबलाइजेशन एक तो इसका काम क्या है कि आर्क को स्टेबलाइज करते हैं। किस तरह स्टेबलाइज करते हैं, ये आर्क स्टेबलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। वो क्या होते हैं, वो कहते हैं कंपाउंड सच एज पोटाशियम ऑक्सलेट एंड लिथियम कार्बोनेट। ये दो कंपाउंड जो हैं पोटाशियम ऑक्सलेट और लिथियम कार्बोनेट, ये आपकी आर्क को स्टेबल बनाते हैं। दे रेडियली डिकम्पोज इन टू आयंस इन एन आर्क विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो कहते हैं ये जो आपके पास हैं पोटाशियम ऑक्सलेट और लिथियम कार्बोनेट, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, तो ये एक
आर्क ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी आपकी। आगे कहते हैं आपके पास इसका जो और एडवांटेज है वो मेटल एडिशन, प्रोवाइड अलाउइंग एलिमेंट फॉर कंपोजिशन एंड मेटल पाउडर इंक्रीज द डिपोजिशन रेट टू द वेल्ड पूल। वो कहते हैं ये जो मेटल पाउडर प्रोवाइड कर रहा होता है ऊपर से, ये क्या करता है, ये आपका वेल्डिंग पूल जो होता है वो बहुत जल्दी क्रिएट करता है, और जब वो बहुत जल्दी क्रिएट करेगा तो उसको सॉलिडिफाई करने में भी ये हेल्प करता है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स होती हैं वो आपके पास तीन तरह की होती हैं, तीन ग्रुप्स हैं बेसिकली। एक है फास्ट फिल इलेक्ट्रोड्स, सेकेंड है आपके पास फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड्स, थर्ड है आपके पास इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोड्स। अब वो कहते हैं आपके पास जो फास्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं। फास्ट फिल इलेक्ट्रोड्स आर डिजाइंड टू मेल्ट क्विकली सो दैट द वेल्डिंग स्पीड कैन बी मैक्सिमाइज्ड। अब वो कहते हैं कि जैसे नाम से भी ज़ाहिर है फास्ट फिल, तो फास्ट फिल से मुराद ये है कि ये इलेक्ट्रोड वहाँ पे फिलिंग फास्टली करेगा, और जहाँ पे आपको वेल्डिंग स्पीडली रिक्वायर्ड होती है, आप तेज़ी से अपना वेल्डिंग प्रोसेस करना चाह रहे होते हैं, वहाँ पे आप ये इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। सेकेंडली आ जाता है फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड। फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड सप्लाई फिलर मेटल दैट सॉलिडिफाइज क्विकली। अब वो कहता है इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह होते हैं कि जैसे ही आप वेल्ड करते हो, अगर नॉर्मल वेल्ड कूल होने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम लेट्स सपोज लेती है, तो ये जो है ये वही काम आपको 20 सेकेंड में करेगा। क्या मतलब कि ये जल्दी आपका सॉलिडिफाई होता है आफ्टर मेल्टिंग, यानी कि मेल्ट होने के बाद ये सॉलिडिफाई बहुत जल्द हो जाता है, मेकिंग वेल्डिंग इन अ वेराइटी ऑफ पोजीशंस possible by preventing the weld pool from shifting significantly before solidifying। कहते हैं इसका एडवांटेज जो है कि आपका वेल्डिंग पूल बजाय इसके कि सॉलिडिफाई होने से पहले कोई उसमें ऑक्साइड्स, कोई नाइट्राइड्स या कुछ इस तरह की चीज़ें जनरेट हों, ये फ़ौरन ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जब सॉलिडिफाई हो जाता है इट मीन कि जॉइंट परमानेंट हो जाते हैं, तो उसमें वो इम्प्योरिटीज़ का आने के चांसेस कम होते हैं। थर्डली क्या है, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोड्स गो बाय द नेम फिल फ्रीज और फास्ट फॉलो इलेक्ट्रोड्स। अब ये इंटरमीडिएट है तो इनकी प्रॉपर्टीज उन ऊपर वालों दो के इन बिटवीन होंगी। अब वो कहते हैं हमारे पास जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड डिफरेंट टाइप्स की हैं, हर एक की उसने आपको आगे यूजेस बताए हैं कि ये डिफरेंट तरीके से यूज़ होते हैं, और हर एक के एक स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियली नंबर्स हैं वो उसने आपको सामने बता दिए। तो ये डिफरेंट हैं, वन बाय वन आप इनको पढ़ें, तो इनमें अगर कोई भी इशू आता है तो आप बताइएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ईजी है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। सिंपल आपकी मेमोराइजेशन वाली बातें हैं वो आपने मेमोराइज कर लेंगे। अब वो कहते हैं कि अगर आप यूजिंग इलेक्ट्रोड 6010 फॉर एन एग्जांपल, तो कहता है अगर लेट्स सपोज आपने पीछे जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके उनमें से आप ये वाला इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करते हो, द 60 in 6010 indicates the tensile stress in psi pounds per square inch। ये उसकी स्ट्रेंथ को बताता है कि 60 पाउंड पर स्क्वायर इंच की स्ट्रेंथ क्या है। द लास्ट टू डिजिट इंडिकेट व्हाट टाइप फ्लक्स सी द चार्ट फ्लो। अब जो आपके पास लास्ट टू डिजिट्स हैं ना, पहले टू डिजिट्स उसकी क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं। जो लास्ट टू डिजिट्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो उसने नीचे आपको बता दिए कि डिजिट अगर 10 लास्ट पे आ जाता है तो वो बताएगा हाई सेलुलोज सोडियम की इसकी कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ कोटिंग जो है वो इस तरह की है, और इसमें करंट कौन सा होगा, DC प्लस होगा। अब उसने इसी तरह आपकी डिफरेंट नंबर शो करवा दिए हैं, 10 से लेकर डिफरेंटली उसने नंबर शो कर दिए हैं आपके पास ऑलमोस्ट 28 तक। ये वेरिएबल डिफरेंट उसने नंबर्स डिफरेंट कुछ गैप से उसने बता दिए हैं। तो कहते हैं कि अगर ये आपके पास यूटिलाइज होगा तो हर एक का उसने मीनिंग आपको बता दिए। ये चार्ट आपको इंडस्ट्री में प्रोवाइड किया जाता है जब आप अपनी वेल्डिंग कर रहे होते हो, तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रोड की सिलेक्शन करनी होती है। तो इलेक्ट्रोड की सिलेक्शन आपकी किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो आपकी टोटली डिपेंड कर रही होती है कि आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, उस हवाले से आपने इलेक्ट्रोड अपना चूज़ करना होता है। आपको पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड का साइज़ होता है वो किस तरह होता है, ये किस तरह आपका वेरी करता है। कहते हैं अगर आपका इलेक्ट्रोड का डायामीटर 1.6 मिलीमीटर है, मैं पॉइंट नंबर 1 को हाईलाइट कर रहा हूँ, आपका डाया क्या है 1.6 मिलीमीटर है, तो देन जो गेज डायामीटर होगा वो 14 होगा, और इसमें जो मिनिमम जिसकी जो एबिलिटी होगी वो करंट को ये पास करवा सकता है
वो होगा आपके पास 25 एम्पेयर। सिमिलरली मैक्सिमम इसकी एबिलिटी क्या है, वो आपके पास होगी 45 एम्पेयर। तो ये इसने आपके पास 7 डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स के इसने साइज़ बता दिए और हर एक की इसने स्पेसिफिकेशन भी आगे आपको बता दी है। तो अगेन वही बात कि ये डिपेंड करता है कि आपने मेटल कौन सी यूज़ करनी है वेल्डिंग के लिए, वेदर आप उसके लिए ब्रिटल यूज़ कर रहे हो या आप उसके लिए डक्टाइल यूज़ कर रहे हो मेटल। कोई उसमें स्टील की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं या उसमें कार्बन की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, या वो फेरस है या नॉन फेरस है। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की चीज़ों को वेल्ड करने जा रहे हो, उस हिसाब से आप अपना इलेक्ट्रोड का साइज़ वेरी करता है आपको, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता। आगे जाता है कि एम्पेयर सेटिंग फॉर वोल्टेज एंड द करंट। अब इलेक्ट्रोड जो यही होते हैं, ये कहता है इसमें आपने जो मेटल आपने वेल्ड करनी है, अब उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग या सॉरी उसकी आप थिकनेस के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज और आपके करंट की वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करेंगी, और उसी तरह आपकी स्पीड भी वेरी करेगी कि आप इसको इस स्पीड से वेरी कर सकते हैं। तो उसका एक प्रॉपर चार्ट उसने दिखा दिए। ये आप देख सकते हैं कि पहला वो कहता है लेट्स सपोज कि आपके पास जो मटेरियल की थिकनेस है जो आप वेल्ड कर रहे हैं वो 0.635 मिलीमीटर है। तो जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर वहाँ पे यूज़ होगा वो 0.9 मिलीमीटर वाला इलेक्ट्रोड यूज़ होगा। वहाँ पे जो उसका वोल्टेज होगा वो आपका 15 to 17 होगा, और जो करंट होगा वो आपका 30 to 50 एम्पियर होगा। और किस स्पीड से चलाना है आपने, ये आपने 40 से 50 की स्पीड में चलाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि आप वेल्डिंग करने से पहले अगर आपको ये टेक्निक नहीं आती और आप एक लेमैन की तरह उसको यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़लेस हो जाएंगी। आपकी वेल्डिंग है वो प्रॉपर और आपकी लार्ज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। अब वो कहते हैं हमारे पास कि जो हम पावर सप्लाई करते हैं वेल्डिंग की वो जो होती है वो क्या किस तरह की होती है। द करंट फॉर द आर्क वेल्डर कैन बी सप्लाइड बाय द लाइन करंट और बाय एन अल्टरनेटर जनरेटर। वो कहते हैं कि ये जो या तो आप लाइन करंट से दे सकते हैं जो आपका वापडा का आ रहा होता है, या आप अपना कोई अल्टरनेटर जनरेटर आगे लगा के उससे आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। आई कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट इज डिटरमाइंड बाय द करंट फ्लो अम्पेयर्स। जाहिर सी बात है कि आपने कितनी हीट जनरेट करनी है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना करंट गुजर रहा है। जितना आपका करंट होगा उस हिसाब से आपकी हीट की क्वांटिटी वेरी कर रही होगी। द ईज ऑफ स्टार्टिंग एंड हार्नेसेस ऑफ द आर्क इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। कि आपको वेल्डिंग स्टार्ट करने में कितनी आसानी हो ये आपका वोल्टेज बताता है, और करंट आपका क्या बताता है कि आपको कितनी हीट चाहिए होगी। ये आपने वोल्टेज और करंट में डिफरेंस को याद रखना है कि यहाँ पे इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। वेल्डिंग करंट एडजस्टमेंट कैन इंक्लूड। अब वेल्डिंग करंट के एडजस्टमेंट में क्या हो सकता है, या तो आप उसके एम्पेयर को एडजस्ट कर सकते हो। एम्पेयर आपको डायरेक्टली उसकी हीट के बारे में बताएगा कि आपकी हीट ज़्यादा आपने रखनी है या कम रखनी है। वोल्टेज आप वेरी कर सकते हो, आपको पता होगा कि मैंने अब मेरी वेल्डिंग जो करना के लिए आप इजी मेरा होगी वेल्डिंग या मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगी। इसी तरह आप उसकी पोलैरिटी को वेरी कर सकते हो। अब वो कहता है कि हाई फ्रिक्वेंसी करंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आगे उसकी वेव फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि फिर उसमें आ जाता है आपको फेस डिफरेंस आ जाता है, तो वो आप उसकी डिटेल समथिंग एल्स है। बस ये आपको पैरामीटर्स याद होने चाहिए, ये पैरामीटर्स आपके पास करंट के एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब एम्पेरेज आउटपुट क्या होती है हमारे पास। The maximum output of the power supply determines the thickness of the metal that can be welded before joint beveling is required। वो कहते हैं जो मैक्सिमम आप सप्लाई देते हो जॉइंट को किसी भी थिकनेस के लिए वेल्ड करने के लिए, तो जो पावर जो मैक्सिमम देते हो उसको आप क्या कहते हो, एम्पेरेज कहते हो। 185 टू 25 एम्पेयर इज कॉमन साइज। ये इस तरह की आप एम्पेरेज क्या करें अपनी वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल वेल्ड द ऑप्टिमम आउटपुट एम्पेरेज इज डिटरमाइंड बाय। अगर कोई अलग से आपका होम लेवल पे ये कर रहा है, तो कहते हैं उसकी जो आपकी एम्पेरेज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि आपने कितने एम्पेयर्स रखने हैं, वो आपकी थिकनेस ऑफ मेटल पे वही डिपेंड करेगी। फिर डिपेंड करेगी आपने जॉइंट की टाइप कौन सी यूज़ करनी है, वेदर आप उसका लैप जॉइंट यूज़ कर रहे हैं या बट जॉइंट यूज़ कर रहे हैं या आप टी जॉइंट यूज़ कर रहे हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जॉइंट हो सकते हैं। और फिर आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे चार्ट इसलिए बताया कि आपने प्रॉपरली ओवरऑल एक फिजिबल तरीके से अपनी वेल्डिंग को कैरी आउट करना है। फिर आता है आपके पास इम्पेयर क्या चीज़ है।
इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस काज हीट। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जैसे कि ये है भी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, तो उसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस जनरेट होती है आपकी। एंड अब जितना आपका एयर का गैप होगा उतनी आपकी रेजिस्टेंस जनरेट होगी। अब बहुत हाई लेवल पे चले जाओगे तो फिर तो आपका करंट भी ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो आपकी हीट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है, कि आपका कितना गैप है उतनी आपकी रेजिस्टेंस होगी और फिर उतनी आपकी हीट जनरेट होगी। वो कहता है इलेक्ट्रोड हैज़ आल्सो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड की अपनी रेजिस्टेंस भी तो होती है। एक्सेसिव एम्पेरेजेस फॉर द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड करंट डेंसिटी ओवर हीट्स द इलेक्ट्रोड। वो कहता है आपने ऐसे नहीं कह रहे, एक्सेसिव अगर आप एम्पेयर अपने यूज़ करोगे तो एक्सेस हीट हो जाएगी, और एक्सेस हीट हो जाएगी तो वो आपकी सारी चीज़ों को पिघला देगी, जिसके वजह से वेल्डिंग आपकी उस लेवल की एक्यूरेट नहीं हो पाएगी जितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी डायमेंशंस को भी एक्यूरेट रखना होता है। फिर वो कहता है इनसफिशियंट एम्पेरेज फॉर द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड मेक्स द इलेक्ट्रोड हार्ड टू स्टॉप। कहते हैं अगर आपके बहुत कम एम्पेयर आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी इलेक्ट्रोड यूज़ में भी पॉसिबल है कि वहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड पिघले ही ना हो और उस तरह आपकी वेल्डिंग स्टार्ट ही ना हो पाए। एंड पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं आर्क वेल्डिंग के। तो ये सिंपल वेल्डिंग की टाइप है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, पोर्टेबल है आपके पास, एक्सपेंसिव इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसके पास क्या है, वेल्डर्स यूज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक करंट, वो सिंपल आपके पास जो घरों में वापडा का करंट यूज़ हो रहा था वही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसकी शॉर्ट लर्निंग होती है, इतनी ज़्यादा इसकी कोई हैवी वो नहीं, एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए होता। इलेक्ट्रिक आर्क इज़ अबाउट 5000 इसका डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यूज फॉर द मेंटेनेंस रिपेयर और वेल्ड और फील्ड कंस्ट्रक्शन। आप किस चीज़ की मेंटेनेंस के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए, या आपको फील्ड का कोई भी वर्क है वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस भी इसने बता दिए सिंपल आपको, कि क्या है मेन, इसने बता दिया कि नॉट क्लीन इनफ फॉर रिएक्टिव मेटल सच एज एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, कि ये क्या है कि ये इतनी क्लीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव है, ज़्यादा ये असर करती है, ज़्यादा ये रिएक्शन तेज़ी से कर देती है, क्योंकि ये मेटल है तो ये रिएक्शन कर देती है इतने हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के साथ। द डेपोजिशन रेट इज़ लिमिटेड बिकॉज द इलेक्ट्रोड कवरिंग टेंड्स टू ओवर हीट एंड फॉल ऑफ। इसका जो डेपोजिशन रेट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो उसकी ओवर हीट क्या कहते हैं, वो ओवर हीट का काज कर देता है यहाँ पे। फिर कहता है कि द इलेक्ट्रोड लेंथ इज 35 मिलीमीटर एंड रिक्वायर इलेक्ट्रोड चेंजिंग लोअर द ओवरऑल प्रोडक्शन रेट। इसका इलेक्ट्रोड चूँकि कंज्यूमेबल होता है और उसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम 35 मिलीमीटर होती है, लिहाजा आप इसको बारी बारी आपको इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ता है जब एक दफ़ा कंज्यूम हो जाए। तो बार बार इलेक्ट्रोड को अटैच करना और रिमूव करना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और प्रोडक्शन के रेट को स्लो कर सकता है। होप सो ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।